हेलो प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस ओजस्वी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से संबंधित परिपाटी, यानी कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी का हम लोग नियम देखेंगे। देखो, ये जो नियम है या चिन्ह परिपाटी है वो एक फैक्ट है कि जैसा लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बताया है उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करके आगे चैप्टर को पढ़ते हैं और चैप्टर में जितनी सवालें हैं इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या है कि दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम, कन्वेंशन है एक, है ना, कह सकते हैं आप। और हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास एक अवतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण होगा। दोनों दर्पणों के लिए कौन सी कंडीशन कैसे काम करेगी उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके पास दर्पण बनाते हैं। हमारे पास ये है अवतल दर्पण, इसकी कलाई बाहर कर देते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें हैं, ये कन्वेंशन है, जैसा बताऊंगा उसको एज इट इज आपको याद रखना है। कारण आपको नहीं पता करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपको फैक्ट याद रखना है और यही चीज को सवालों में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो ये देखो, ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष। ये दर्पण का क्या होता है, मुख्य अक्ष। आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या होता है, P होता है। यहां पर मान लीजिए F है फोकस, और यहां पे मान लीजिए C है सेंटर। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है ना। एक एक दर्पण के बारे में बात करेंगे। अच्छा, दोनों के लिए बना लेते हैं, पहले दोनों को बना लेते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पर एक दर्पण और लिए, अंदर कलई कर दिए, तो ये जो दर्पण बनेगा आपका उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, कौन सा दर्पण बनेगा, ये उत्तल दर्पण। मान लेते इसका फोकस यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है और ध्रुव इसका यहाँ है, और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसके लिए कुछ फैक्ट है वो हमें याद रखना है। जैसे कि पहला फैक्ट क्या है कि दर्पण का मूल बिंदु ध्रुव पर होना चाहिए। ये चाहे अवतल दर्पण लो, ये अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण। तो दर्पण का जो मूल बिंदु होना चाहिए, बीचों बीच पॉइंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ध्रुव होना चाहिए। हमेशा याद रखना है। तो यहाँ देखिए, देखने पे आपको लग भी रहा होगा कि दर्पण का जो मूल बिंदु है, बीच वाला पॉइंट है, क्या है, ध्रुव है। तो पहली बात याद रखना है। ठीक है, दोनों दर्पणों में। फिर क्या है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जानी चाहिए। इसका एक फैक्ट है कि कोई भी दूरी आपको मापना है दर्पण से, चाहे वो अवतल दर्पण से मापना, चाहे उत्तल दर्पण से मापना है, तो आप कहाँ से मापेंगे, सदैव कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। चाहे वस्तु की दूरी मापें, चाहे प्रतिबिंब की दूरी मापें, चाहे फोकस दूरी मापें, चाहे वक्रता त्रिज्या मापें। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में क्या है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर होनी चाहिए। इसमें क्या है कि वस्तु है, ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, ये इसका राइट वाला पार्ट है, यानी क्या है, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। तो वस्तु को सदैव हमें लेना किधर है, दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर। ठीक है, कभी भी हम वस्तु को लेंगे किधर लेंगे, दर्पण के दाईं ओर, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने। पीछे लेंगे तो आभासी बनेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला फैक्ट याद रखना है, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने लेना है। ठीक है, जस्ट कन्वेंशन। फिर तीसरी बात क्या है, चौथी बात, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, जबकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। इसका कहने का मतलब है कि अगर इस दिशा में, है ना, दर्पण के दिशा में
यानी दर्पण की दिशा में आपतित किरण हो रही है तो उसकी दूरियों को कैसे लेना है आपको, धनात्मक। कैसे लेना है, धनात्मक लेना है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई जितनी भी दूरी हम लेंगे क्या लेंगे, सब पॉजिटिव लेंगे, ये फैक्ट याद रखना। फिर क्या है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अगर इसकी इस दिशा में जा रही है तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे, नेगेटिव। यानी दर्पण से टकरा के इस दिशा में किरण जा रही है, विपरीत दिशा में इसके, तो क्या होगी, वो ऋणात्मक ले जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। इस दर्पण में भी देखो, दर्पण की ओर आपतित किरण है तो कैसे लेंगे इसको, धनात्मक। दर्पण से जो दूर जा रही है वो कैसी होगी, ऋणात्मक। दोनों दर्पण में ऐसा होगा। एक बार इसको फिर से समझिएगा, पॉइंट क्या है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, जबकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। ये दर्पण है, दर्पण की ओर अगर किरण आपतित हो रही है, आ रही है, तो उस दूरी को हम कैसे लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो वस्तु की दूरी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, चाहे फोकस दूरी। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज है कि दर्पण की ओर जो भी आपतित किरण है वो पॉजिटिव ले रहा है। अब दर्पण के विपरीत दिशा में रहेगी तो उसको कैसे लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव। क्लियर, एक ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें एक और फैक्ट याद रखना है, कभी भी हम मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी मापेंगे, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, उसको हम मापेंगे तो ये कैसे लेंगे, इसको प्लस में। और इसके नीचे मापेंगे, देखो अगर हम लोग इसके नीचे मापेंगे तो कैसा लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसके नीचे मापेंगे तो कैसा लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। सिमिलर वैसे यहाँ भी मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे, ऐसा ले लेते हैं तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर नीचे मापेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव। ये याद रखना है, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरी मेजर करेंगे, मापेंगे, उसको कैसे लेना है, हमें धनात्मक, और नीचे वाली दूरी क्या करना है, ऋणात्मक लेना है। ठीक है, एक और फैक्ट है आपका छठवां, ठीक है, कि इसमें चाहे वो अवतल दर्पण है और चाहे वो उत्तल दर्पण है, उसमें वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक रहेगी। लिखा है ना, u का मान सदैव ऋणात्मक रहेगा। मतलब चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी u को हमेशा कैसे लेना है, ऋणात्मक लेना है। ठीक है, किसी भी दर्पण में। अब प्रतिबिंब की दूरी के लिए दो कंडीशन है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए क्या है, दो कंडीशन। अगर आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उस समय ये प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्लियर। अब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बने, इसी दूसरा केस इसका, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बने, इसका मतलब है वस्तु दर्पण के सामने बनेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, दर्पण के सामने होगा, और उसको कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। उसको कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्लियर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर, ये सारी बातें आपको पता है ना, और आपको इन सब बातों को आप एज इट इज याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, और इसमें एक और बात बता दूं, जो वस्तु की दूरी है इसको u से लिखते हैं, स्मॉल u से, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से लिखते हैं, फोकस दूरी को लिखेंगे स्मॉल f से, और जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो इतना आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। अब इसमें हम एक और जो है छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम मेटते हैं, इसको आप एज इट इज याद रखेंगे क्योंकि ये फैक्ट है, कन्वेंशन है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। बाकी मैंने पीछे पढ़ा रखा है और सारी चीज़ें आप वहाँ से क्लियर करें। सारा टॉपिक एक एक तरफ से बाई सीक्वेंस में पढ़ के आओगे
तो सारा टॉपिक आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक छोटा सा डेरिवेशन। तो हम लोग निगमन पढ़ेंगे। हमारे पास निगमन होगा, देखो गोली दर्पण में अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। जैसे मैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता में संबंध बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो सबसे पहले मैं इस वाले को बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये संबंध क्या है, संबंध होता है ये F बराबर R/2। क्या होता है, F बराबर क्या होता है, R/2। इसी संबंध को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, यानी निगमन करना है, प्राप्त करना है कैसे आया। ठीक है, तो यहां से हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, इसको बाहर गलाई कर देंगे। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया है। ठीक, अवतल दर्पण का ये वाला पॉइंट, ये मुख्य अक्ष है। ये अवतल दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। दर्पण थोड़ा ठीक नहीं बना है, आप अपने हिसाब से अच्छे से बना लीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ का जो पॉइंट होता है वो दर्पण का क्या होता है, ध्रुव, जिसे P कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण छोड़ेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर मैंने क्या किया, एक किरण छोड़ा, है ना। और आपको पता है उस किरण का नाम मैं लिख दे रहा हूँ AB। उस किरण का क्या नाम लिख दे रहा हूँ, AB। तो अवतल दर्पण पे मैंने क्या, एक AB मुख्य अक्ष के समांतर किरण छोड़ा। और जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण छोड़ता हूं तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, वह मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो ये वाला पॉइंट क्या है, F। अब हम इस पॉइंट पे अगर हमें एंगल पता करना है, तो जैसे ही किरण इस दर्पण के इस पॉइंट पे टकराई है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंब खींचना पड़ेगा। तो ये हम एक लंब खींचते हैं, ये एक लंब। अब लंब से पता चल जाएगा कि आने वाली किरण कितना एंगल बना के आई है ना, और कितने एंगल बना के जा रही है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को क्या है, C कह देते हैं, C। ये आपतन कोण है, I मान लेते हैं भाई, आपतन कोण को क्या बोलेंगे, I। और ये परावर्तित किरण है, तो कितना एंगल बनाएगी, R। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज और बात मैं बोल रहा हूं, देखना ध्यान से। ये जो किरण है, ये जो मैंने लंब डाला है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो ऐसा डॉट डॉट करके। ठीक है, ये जो मैंने लंब डाला है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा आपकी होती है क्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या सदैव वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है। वक्रता त्रिज्या सदैव वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है। अब ध्यान से देखें, ये CP और CV बराबर है। देखो CV बराबर किसके है, PC लिखो या CP बराबर किसके, कैपिटल R के। अब आप ये जानकारी के लिए है आपके, देखो ध्यान से कैसे, कि जितनी दूरी ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जितनी दूरी होगी, वक्रता त्रिज्या होगी कैपिटल R, उतनी दूरी ये भी तो होगी, क्योंकि ये भी तो क्या है आपकी त्रिज्या। क्योंकि ये दर्पण क्या है, गोली है। देखो जैसे पूरा दर्पण मैं गोली कर दूं, है ना, तो यहां से ये दूरी R है, तो ये वाली दूरी भी तो R होती है।
ये वाली भी दूरी तो r होगी, यानी कि क्या होगी, चारों दिशाओं में जो दूरी होगी वो कैपिटल R होगी, यानी वक्रता त्रिज्या उसको बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या देखो हर एक पॉइंट पे क्या है, वृत्त के परिधि पर लंब होता है। तो ये भी क्या है आपका R है और ये भी R है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, इतनी बात। अब देखो ये कोण I है तो ये भी कोण क्या होगा, I होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। ये कोण I बना रहा है तो ये भी क्या बनाएगा, I ही एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिभुज। देखो त्रिभुज CBF या त्रिभुज BCF क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। यहां लिखेंगे त्रिभुज BCF एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसके कोण बराबर होते हैं और उसकी भुजा भी बराबर होती है। उसके कोण बराबर होते हैं, उसकी भुजा भी बराबर होती है। उससे पहले अगर मुझे 3 से 4 लाइन इसमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं सुन के। क्योंकि सबसे पहले क्या कहें, माना AB एक आपतित किरण दर्पण पर आती है। माना AB कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होके गुजर जाती है, जिसमें BC पर B क्या है, लंब है। जिसमें BC क्या है, B पर लंब है, चूंकि वही वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या वृत्त की परिधि पर लंब होती है, तो BC क्या है, B पर क्या है, लंब है। ठीक है, ये बात, इतनी बात आप लिख सकते हैं। फिर त्रिभुज BCF क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसका कोण भी बराबर होता है, उसकी भुजा भी बराबर होती है। तो देखो ध्यान से, ये I है तो ये भी क्या होगा, ये I है तो ये क्या होता है, R। यानी कह सकते हो भाई, ये तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर दोनों की कोण बराबर है तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो कह सकते हैं CF बराबर क्या हो जाएगी, BF। ठीक है, अब एक चीज आपको और ध्यान से देखना है, यदि दर्पण का द्वारक, यदि ये जो दर्पण का द्वारक है, इसी को दर्पण का द्वारक बोलते हैं, इसको यहां से यहां मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक होती है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो ये जो PF दूरी है, ये जो BF दूरी है वो PF के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि चूंकि BF अप्रॉक्सीमेट किसके है, PF के, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, तो CF, अब इस BF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, PF। ये बहुत छोटा सा निगमन बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको। ठीक है, अब क्या करना है, देखो दोनों पक्षों में PF जोड़ दो, PF जोड़ने पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये CF है, इसमें किसको जोड़ देते हैं, PF को, और इधर भी PF प्लस क्या हो जाएगा, PF। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये CF ये PF, ये CF ये PF ओवरऑल किसके बराबर है, PC के। देखो CF और PF इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये CP के बराबर होगा, यानी PC कहो या CP, तो ये हो जाएगा क्या, PC, और ये हो जाएगा 2PF, ये क्या हो जाएगा 2PF। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा आप, PC क्या है, देखो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R से लिखते हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, ये कैपिटल R।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। अब ये देखो, ये पी एफ कितना है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बता रखा है मैंने, फोकस दूरी। इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से, सबको याद होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2f। अब आप इसके नीचे ही लिखिएगा, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ। f बराबर अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2। f बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2। ये हो जाएगा आपके फार्मूले का निगमन, छोटा सा। इतना ही करना है आपको बस। पहले चित्र के बारे में समझें, है ना। चित्र को समझ लेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो इसको रिपीट करके आप देखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या किया है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, सेम इसी तरह से आप उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध आप कर लेंगे। होमवर्क है आपका, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट कर देना कि सर उसको भी बता दीजिए, तो अगले वीडियो में उसको भी बता दिया जाएगा। तो आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है ना। इसमें एक और चीज़ है कि ये ऐसे भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।